हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश आफ्टर चॉसर। तो हमने ना मिडिल इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और मिडिल इंग्लिश के जो 3 पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स में ही हमने इनको पढ़ा है। और अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आपको वो पार्ट भी देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे। तो अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश को आफ्टर चॉसर के पीरियड को हम डिस्कस करेंगे और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पार्ट 4 है। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। बहुत पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत हेल्पफुल होने वाली ये वाली भी वीडियो। तो शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिफोर चॉसर, एज ऑफ चॉसर एंड आफ्टर चॉसर। जो बिफोर चॉसर है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है और एज ऑफ चॉसर को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर चॉसर। आफ्टर चॉसर क्या क्या हुआ इंग्लिश पे, क्या इस मिडिल इंग्लिश के पीरियड में, वो सब कुछ देखेंगे। तो मिडिल इंग्लिश को प्रेपरेशन माना जाता है। इस पीरियड को आफ्टर चॉसर को, चॉसर के टाइम ऑफ पीरियड को, तो मिडिल इंग्लिश को में हम ऐसे मानते हैं ये प्रेपरेशन थी इस टाइम पे। और प्रोडक्शन हुई एलिजाबेथन एज में, जो इसके बाद आने वाली है उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेपरेशन हुई मिडिल इंग्लिश में और प्रोडक्शन हुई एलिजाबेथन एज में, ऐसा माना जाता है। तो इस एज को जो आफ्टर चॉसर मिडिल इंग्लिश का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो इस एज को ना डार्क एज बोला जाता है। इसको डार्क एज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? चाहे इस हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे भी इन्वेस्टमेंट की गई थी और बहुत सारे स्कूल भी ओपन किए गए थे, मगर जो पॉपुलेशन थी ब्रिटेन के, इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मतलब स्कूल में जाना और एजुकेशन गेन करना शुरू नहीं किया और इसीलिए लिटरेरी वर्क भी इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुए, जिसकी वजह से इस एज को डार्क एज भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें चर्च की, तो चर्च में ना जो प्रीस्ट होते थे वो एजुकेटेड होते थे। जो चर्च में जो प्रीस्ट होते थे वो तो एजुकेटेड होते थे और चर्च का इन्फ्लुएंस होता था स्कूल पे। और जो प्रीस्ट होते थे वो लिखते थे, एजुकेटेड होते थे ना, वो लिखते थे। जो लिखते थे वो रिलीजन के ऊपर लिखते थे, जिसको हम रोमांस ऑफ रिलीजन बोलते हैं। तो वैसे भी जो भी मोस्टली जो एजुकेटेड लोग थे वो लैटिन का यूज़ करते थे और कॉमन पीपल ओनली इंग्लिश का यूज़ करते थे। कॉमन पीपल ही यूज़ करते थे इंग्लिश लैंग्वेज को और अदरवाइज़ जो एजुकेटेड लोग थे उनको लैटिन वो यूज़ करते थे अपने टाइम ऑफ पीरियड में। चर्च के जो जितने भी प्रीस्ट थे वो उन्होंने भी वर्क लिखा, मगर वो भी लैटिन वगैरह ही यूज़ करते थे। ओके। और इसका कारण ये भी है कि अगर ना किसी चीज़ की ना क्रिटिसिज्म ना हो तो अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं होता। क्रिटिसिज्म वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्रिटिसिज्म। अगर क्रिटिसाइज होगा तभी उस राइटर को भी पता चलेगा कि मेरे में ये खामियां हैं, तो ही वो अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट करेगा। मगर क्या इसमें वर्क ही नहीं लिखे गए, और अगर जो लिखे भी गए हैं वो आगे मैं बताऊंगी आपको कि वो चौसर की ही इमिटेशन है। उनके बस एज इट एज उसको इमिटेट करके उन्होंने लिखे हैं और उसके किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है इस टाइम के वर्क्स की। तो इसीलिए जो लैक ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से भी हम देखते हैं कि इसमें अच्छे वर्क्स प्रोड्यूस नहीं हुए आफ्टर चौसर। ओके। तो डार्क एज, इसको डार्क एज बोला गया है। हमने सिर्फ ये डार्क एज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा वर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश का। तो हम इंग्लैंड में इतना ज़्यादा अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, मगर जो और प्रोडक्टिव वर्क प्रोड्यूस हुए हैं जैसे इटली में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड एंड स्पेन में बहुत अच्छे अच्छे वर्क प्रोड्यूस हुए हैं वहाँ पे। तो मगर इंग्लैंड में इस मतलब एज को डार्क एज के नाम से मानते हैं। तो इंग्लैंड में बहुत से और भी कारण है कि इस समय पे ये अच्छा वर्क और लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो क्योंकि इंग्लैंड तो वही इंटरनल और एक्सटर्नल वॉर से जूझ रहा था। इंटरनल वॉर चल रही थी, वॉर ऑफ रोजेस,
और एक्सटर्नल वॉर चल रही थी 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर वॉर्स के बारे में मैं एज ऑफ चौसर के में अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। और अब इससे आई होप, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसमें शायद, अगर आप चाहोगे तो 100 ईयर वॉर्स पे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। ओके, तो वार ऑफ रोजेस ये इंटरनल वॉर थी और ये 30 साल तक चलता रहा ये इंटरनल वॉर, वॉर ऑफ रोजेस। और ये स्टार्ट हुआ था जो वॉर ऑफ रोजेस है 22 मई 1455 को, और इसकी एंड हुई थी 22 अगस्त 1485 को, यानी कि ये 30 ईयर तक चलता रहा ये वॉर ऑफ रोजेस। इंटरनल वॉर भी चल रही थी, एक्सटर्नल वॉर भी चल रही थी। इंग्लैंड की तो वॉर चल रही है तो लिटरेचर पे तो इतना ध्यान नहीं दिया गया। और 100 ईयर वॉर, वैसे इसको 100 ईयर वॉर बोला जाता है, वैसे ये भी जो वॉर है 116 ईयर तक चली थी ये वॉर। वॉर ऑफ रोजेस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो वॉर ऑफ रोजेस है ये दो जो हम बोल सकते हैं ये ग्रुप्स हैं, इसमें हो रही थी द हाउस ऑफ द लैंकास्टर और द हाउस ऑफ द यॉर्क। जो दो ये दोनों थे, इनके बीच में हो रही थी। और आगे और देखते हैं वार ऑफ रोजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एडवर्ड थर्ड थे, ये एडवर्ड थर्ड वो थे जिन्होंने जो 100 ईयर वॉर शुरू की थी। इन्होंने इनिशियलाइज किया था 100 ईयर वॉर का। और जो एडवर्ड थर्ड थे ना, इनके 4 बेटे थे। कौन कौन से थे? एक तो थे एडवर्ड, जिसको ब्लैक प्रिंस भी बोला जाता है। सेकंड थे जॉन ऑफ गॉन्ट। नंबर 3 पे है एडमंड वाइट रोज, सॉरी ये वाइट रोज इनका सिंबल है। ओके, और नंबर 4 पे है ग्लॉस्टर। तो ये जो चारों, एडवर्ड, जॉन ऑफ गॉन्ट, एडमंड और ग्लॉस्टर, ये चारों बेटे थे एडवर्ड थर्ड के। सबसे बड़ा बेटा था इनका एडवर्ड। ओके, ये पहले क्या सिस्टम चलता था कि अगर राजा मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा है तो वो राजा बन जाता है। तो होता क्या है, एडवर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है ना, एडवर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है, मगर उससे पहले एडवर्ड की डेथ हो जाती है, यानी कि इसके बड़े बेटे की डेथ हो जाती है। एडवर्ड थर्ड के डेथ के बाद ये सारे जो जॉन ऑफ गॉन्ट है, एडमंड है, ग्लॉस्टर, ये सोचने लग जाते हैं भी ये इनका बड़ा भाई तो नहीं है, तो इसीलिए ये हकदार हैं गद्दी के, ये राजा, इनको राजा बनना चाहिए। मगर होता क्या है ना, तो ये इन तीनों में से कोई बनता है, एडवर्ड तो है ही नहीं। और एडवर्ड का एक बेटा होता है, उसका नाम होता है रिचार्ड सेकंड, वो राजा बनता है। रिचार्ड सेकंड राजा बनता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये जॉन ऑफ गॉन्ट होता है, ये इसके ऊपर बार बार अटैक करता है रिचार्ड सेकंड पे। और ये मतलब इसका मतलब थ्रोन हथिया लेता है जॉन ऑफ गॉन्ट। तो इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल वो होता है रेड रोज़। और इसके बाद क्योंकि ये भी तो चाहता है ना एडमंड राजा बनना, इसलिए ये इसने जॉन ऑफ गॉन्ट के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए और इन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया दोनों ने गद्दी के लिए। और जो एडमंड का सिंबल था वो था वाइट रोज़, यानी कि जॉन ऑफ गॉन्ट का रेड रोज़ था और इनका वाइट रोज़ था। और दोनों में बहुत ज़्यादा मीन्स कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतलब वॉर हुई, जिसको हम वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जानते हैं। और ये इंटरनल वॉर थी। ओके, ये और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी आगे सेपरेट वीडियो में। ये इतना जान लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इतना भी जान लिया तो समझ जाओगे वॉर ऑफ रोजेस है क्या। ये इंटरनल वॉर थी, यानी कि चारों भाई थे, चारों में से सबसे बड़े की डेथ हो जाती है। जो तीनों हैं वो चाहते हैं भी अब कौन राजा बने, वो सारे अपना, हर एक कोई राजा बनना चाहता है भाई। तो क्या है जी, जॉन ऑफ गॉन्ट का जो सिंबल था वो रेड रोज़ था और वाइट रोज़ था एडमंड का। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो उसको हम वॉर ऑफ रोजेस का नाम देते हैं। तो आगे देखते हैं और इस पीरियड के बारे में। मिडल इंग्लिश पीरियड जो आफ्टर चौसर का जो पीरियड है, इस वर्क में हम देखते हैं ना कॉपीड वर्क प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इमिटेशन, कॉपी करते थे ये सारे राइटर चौसर के वर्क को, जिनको एक टर्म भी दी गई है जो चौसर के वर्क्स को
कॉपी करके लिखते थे उनको चौसेरियंस बोला गया है। और कोई भी फ्रेशनेस नहीं देखने को मिलती हमें इस टाइम ऑफ पीरियड में, मगर स्कॉटिश के थोड़े से कुछ वर्क हमें देखते हैं जिसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस देखने को मिलती है, सिर्फ स्कॉटलैंड में, नॉट इन इंग्लैंड। ओके, तो आगे हम देखेंगे विलियम डनबर में। ये इंपॉर्टेंट आगे हम राइटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका फेमस रोल है इस टाइम ऑफ पीरियड में, जो भी एक दो जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट राइटर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। विलियम डनबर हैं, जो विलियम डनबर को ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोइट माना जाता है चौसर और स्पेंसर के बीच में। ओके, बीच वाला, यानी कि इनको विलियम डनबर को चौसर एंड स्पेंसर के बीच वाला ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है। और इनका एक वर्क था द थिसल एंड द रोज, ये एक पोइम थी। और ये जो विलियम डनबर की ये पोइम थी, और ये इन्होंने जो पोइम ये लिखी थी जेम्स फोर्थ की मैरिज के ऊपर। जेम्स फोर्थ जो स्कॉटलैंड के थे और उन्होंने मैरिज की थी हेनरी सेवेंथ जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे उनकी डॉटर से। ओके, यानी कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के इससे ना रिश्ते बहुत, यानी कि रिलेशन बहुत ज़्यादा सुधरे थे। तो इसमें ये इन्होंने अप्रिसिएशन की थी रूलिंग क्लास की। तो इस वर्क में ऐसे ही देखने को मिलता है कि रॉयल क्लासेस की हमें अप्रिसिएशन देखने को मिलती है। ज़्यादातर इस टाइप के वर्क लिखे जाते थे, मगर फिर भी इस वर्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है विलियम डनबर के वर्क द थिसल एंड द रोज की। ओके, देन मिडिल इंग्लिश एज में पोइट्री भी लिखी गई थोड़ी सी, मगर जो सारी पोइट्री थी वो रॉयल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करती थी, उसकी ही मतलब गुणगान गाती थी, उसके ही अप्रिसिएशन करती थी रॉयल क्लास के। कॉमन पीपल की तो कोई बात ही नहीं करता था वहाँ। तो अब पोइट्री की बात कर ली तो वैसे रॉयल की ही, रॉयलिस्टिक को ही रिप्रेजेंट किया जाता था। और अब हम बात करेंगे प्रोज की। प्रोज थोड़े से बेटर थे पोइट्री से, और ये लिखे जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए और इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखे जाते थे उस समय पे प्रोज। ओके, तो प्रोज की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नेम आ जाता है, नाम आ जाता है रिग्नाल्ड पिकॉक का। इनकी जो राइटिंग थी वो रिलीजियस राइटिंग्स होती थी और इनके ऊपर चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, रिग्नाल्ड पिकॉक का। ओके, और प्रोज राइटर हम देखेंगे सर जॉन फोर्टेस्क्यू। ये क्या इन्होंने लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड अ लिमिटेड मोनार्की, जो कि एक पॉलिटिकल एसे था। इस ऐसे के थ्रू हमें पता चलता है बाय दिस वर्क दैट पीपल ऑफ इंग्लैंड वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिटिकल सिस्टम। हमें पता चलता है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इंग्लैंड के सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए इस वर्क की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और ये एक पॉलिटिकल ऐसे है। इस पॉलिटिकल ऐसे का टाइटल हम देख के वो है द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड अ लिमिटेड मोनार्की। दिस इज रिटन बाय सर जॉन फोर्टेस्क्यू। दिस इज़ अ प्रोज वर्क। ओके, और प्रोज वर्क में विलियम कैक्सटन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे इन्होंने वर्क लिखा जिसको हम मिसलेनियस में इंक्लूड करते हैं, मगर फिर भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पहले इंसान थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। और इन्होंने, वैसे इनका वर्क्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर इनके बारे में ये जान लेना इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, देन प्रोज राइटर में जॉन विक्लिफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्होंने बाइबल ट्रांसलेशन की थी, क्योंकि इससे पहले बाइबल लैटिन लैंग्वेज में मिलती थी और अब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी थी जॉन विक्लिफ ने, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल हैं, क्योंकि कॉमन पीपल इंग्लिश बोलते थे, रीड करते थे, वो भी मतलब वो भी एक्सेस कर सकते थे, वो भी रीड कर सकते थे बाइबल को, ये जॉन विक्लिफ की बदौलत। देन आ जाता है सर थॉमस मोर का फेमस वर्क है यूटोपिया, प्लेटो का रिपब्लिक और रॉबर्ट एस्ट्रैम का द स्कूल ऑफ शूटिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर, जॉन विक्लिफ, सर थॉमस मोर, प्लेटो, रॉबर्ट एस्ट्रैम, जो ये आफ्टर चॉसर में ही आ जाते हैं और ये प्रोज राइटर हैं।
हमने देखो कितने 3-4 ये 4th वीडियो है। इससे पहले हमने कोई भी ना फीमेल राइटर के की बात नहीं की, तो इस वीडियो में तो करना बनता ही है जी। तो फीमेल राइटर भी थी, हाँ फीमेल राइटर भी थी, फीमेल्स ने भी वर्क्स लिखा था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैरी डे फ्रांस की, जो 12th सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था और उनका मेजर वर्क है लाइस। ये जो लाइस इनका फेमस वर्क है, इस वर्क को चाहे उस समय पे 12th सेंचुरी में ये प्रिंटिंग प्रेस अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, इंट्रोड्यूस तो ये इस टाइम पे हुई थी ना चौसर के टाइम पे। और ये 12th सेंचुरी की राइटर हैं, मगर फिर भी इनके वर्क लाइफ को अच्छी रीडरशिप मिलती है और इस वर्क में वो डायरेक्शन देती है वमेंस को कि उनको कैसे अपनी गुड लाइफ कैसे उनको अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। तो और ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी देती हैं अपने इस वर्क में। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है ये इनका मैरी डे फ्रांस का। तो और फेमस प्रोज राइटर की अगर हम बात करें, जॉन स्केल्टन हैं, ब्रिटेन्स फर्स्ट पोइट लॉरेट थे जॉन स्केल्टन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो जॉन स्केल्टन थे ये ब्रिटेन के फर्स्ट पोइट लॉरेट थे। पोइट लॉरेट होते क्या हैं? ये पोइट लॉरेट वो होते हैं जो उसकी जो गवर्नमेंट के लिए हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए लिखते हैं और वो जो गवर्नमेंट चाहती है भी हमारे लिए ये कुछ लिखो, तो वो लिखते हैं और उनको उसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है। तो ये जॉन स्केल्टन थे, फर्स्ट ब्रिटेन के फर्स्ट पोइट लॉरेट माने जाते हैं। देन सर थॉमस मेलोडी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और इनका वर्क था मॉर्ट डे आर्थर। ये एक सीरीज़ आई थी, वर्क में सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में होता क्या है, जो किंग आर्थर है और इसके जो नाइट्स हैं उनके बारे में है और ये एक हिस्टोरिकल वर्क कंसीडर किया जाता है। मगर फिर भी इस वर्क की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसमें हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, मगर इस वर्क में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। सर थॉमस मेलोडी के इस वर्क मॉर्ट डे आर्थर के में। आगे आ जाता है फीमेल राइटर की। हमने एक फीमेल राइटर की बात की थी और भी फीमेल राइटर्स हैं, जैसे हॉराट्ज़विथा। ये फर्स्ट फीमेल राइटर मानी जाती है पूरे यूरोप की, फर्स्ट फीमेल राइटर ऑफ यूरोप हॉराट्ज़विथा। ओके, देन आ जाती है क्रिस्टाइन डे पिज़ा। ये फ्रेंच राइटर थी, जो फर्स्ट वुमन मेकिंग राइटर प्रोफेशन, और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने राइटिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने क्वेश्चन किया था वुमेन्स की राइटिंग की अथॉरिटी के ऊपर। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन क्वेश्चन टू द अथॉरिटी ऑफ अ मैंस राइटिंग। ओके, इनका जो फेमस वर्क था द बुक ऑफ द सिटी ऑफ द लेडीज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय क्रिस्टाइन डे पिज़ान। और इस वर्क में ये क्रिटिसाइज करती हैं उन टेक्स्ट्स को जो वुमेन्स के अगेंस्ट लिखे गए हैं मेंस ने, उनके ऊपर ये क्रिटिसाइज करती हैं। और फीमेल राइटर्स की अगर बात करें तो मार्जरी कैम्प हैं, चाहे ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मार्जरी कैम्प हैं, ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। ये जो अपनी क्रिएशन थी, जो इनके दिमाग में आता था, ये नरेट करती थी लोगों को और देन वो लोग लिखते थे। और इसीलिए उन्होंने अपने नाम के अंडर उन्होंने एक बुक भी प्रोड्यूस की थी और उस बुक का नेम था द बुक ऑफ मैरी कैम्प। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे ना एजुकेटेड नहीं थी मगर फिर भी अपना पैशन बरकरार रखा और एक बुक प्रोड्यूस की थी अपने नाम पे, द बुक ऑफ द मैरी कैम्प। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एज ऑफ आफ्टर चौसर, है ना। मिडिल इंग्लिश का ये पार्ट 3 था। तो ये इसमें मिडिल इंग्लिश में जितने भी 3 पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिडिल इंग्लिश के बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गिव मी योर कमेंट फॉर मोर इम्प्रूवमेंट, आई विल इम्प्रूव। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।